स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। लास्ट जो हमने क्लास ली थी वो हमने लिया था मृदा विज्ञान का जो फर्स्ट टॉपिक था उसका, क्योंकि वो बड़ा लेंथी टॉपिक था इसलिए हमने उसको दो भाग में डिवाइड किया था। फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपको मिल चुका है, आशा है आपको समझ में आया होगा। आज हम शुरुआत करने वाले हैं उसी पार्ट के सेकंड चैप्टर की। देखिएगा, उसका नाम है मृदा निर्माण और खनिज। मृदा के बारे में सारा अध्ययन हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर कर लिया था। आज हम उसके सेकंड पार्ट को लेने वाले हैं, इसका नाम है मृदा निर्माण और खनिज। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो खनिज की हमने बात करी थी कि जो खनिज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस खनिज के बारे में बात करते हैं कि खनिज का निर्माण कैसे होता है। तो देखिएगा आप, खनिज का जो निर्माण है, खनिज का निर्माण होता है चट्टानों के विघटन से। जो भी चट्टानें होती हैं, चाहे वो आग्नेय हो, अवसादी हो, रूपांतरित बोलते हो, उन चट्टानों के विघटन से उनका निर्माण होता है। विघटन का मतलब होता है टूटना। चट्टानों में कोई भी टूट फूट हुई, उससे किसका निर्माण होगा? तो आपका आंसर हो जाएगा खनिज। तो देखिएगा, इनका निर्माण चट्टानों के विघटन से होता है। विघटन का मतलब होता है टूटना। चट्टानों के टूटने से खनिज का निर्माण होता है। अब देखिए, इस खनिज जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वे समांग अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। समांग का मतलब होता है समान। ऐसा नहीं कि उसमें अलग अलग चीजें मिली हुई होती है। हम बात कर रहे हैं खनिज की मुख्य परिभाषा की। तो देखिएगा, खनिज कैसे होते हैं? समांग अकार्बनिक पदार्थ। समांग मतलब समान रूप से मिले हुए होते हैं और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। एग्जैक्ट ही आप इसकी परिभाषा देखना चाहोगे, हम एग्जैक्ट परिभाषा में क्या लिखेंगे? तो देखिएगा आप, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से। निश्चित संगठन का मतलब होता है कि उन पदार्थों का उसके अंदर जो अनुपात है वो बिल्कुल निश्चित होता है। इसीलिए यहाँ पे शब्द लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से बने रासायनिक यौगिक खनिज कहलाते हैं। तो अगर आपसे परिभाषा पूछे खनिज क्या होते हैं, वो तो आप समझ गए। खनिज चट्टानों के विघटन से बनते हैं, वे समान अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर परिभाषा पूछे तो सामने लिखी हुई है, देखिएगा, दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से बने हुए रासायनिक यौगिक, इन्हें हम खनिज कहते हैं। तो ये एग्जैक्ट खनिज की परिभाषा है जो आपके सामने लिखी हुई है। दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित संगठन से बने रासायनिक यौगिकों को खनिज कहा जाता है, ठीक है। देखिएगा, खनिज पदार्थ की जब आप बात करते हो तो खनिज पदार्थों के गुण भी होते हैं। तो गुण देखिएगा, खनिज पदार्थों के गुण देखना। खनिज पदार्थों का पहला इंपॉर्टेंट गुण है, ये अलग अलग कलर के होते हैं। इनका सब खनिजों का एक ही कोई कलर नहीं होता है। कोई लाल होगा, कोई हरा होगा, कोई नीला होगा, मिक्स। मतलब ये हुआ कि वो सब अलग अलग कलर के होते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखना, जब ये कलर भी अलग अलग हैं तो उनकी जो चमक होगी वो चमक भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो पहले दो नियम आपको, पहले दो गुण याद हो गए आपको। विभिन्न रंग होते हैं खनिजों के। दूसरा, खनिजों की विभिन्न चमक होती है। फिर देखिएगा, हर खनिज का विशेष आकार होता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस खनिज का आकार गोलाकार है। सपोज किसी का गोलाकार है, किसी का आयताकार है, वर्गाकार है, मतलब फिक्स स्पेस होती है, फिक्स आकार होता है। तो याद रखिएगा, इसका तीसरा गुण हुआ, उनका विशेष आकार होता है। आगे देखिएगा, सारे खनिज सॉफ्ट नहीं होते हैं, खनिज बहुत कठोर होते हैं। ये भी इनका एक गुण है कि खनिज कैसे होते हैं। तो याद रखिएगा, खनिज बहुत कठोर होते हैं। फिर देखिए, कुछ खनिज जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं और कुछ अल्प पारदर्शी होते हैं। पारदर्शिता का गुण आप जानते होंगे। पारदर्शिता का मतलब होता है आर पार नजर आने वाला। तो कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो पारदर्शी होते हैं, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो अपारदर्शी होते हैं, मतलब उसमें आर पार नहीं दिखता है, और कुछ खनिज होते हैं जो अल्प पारदर्शी होते हैं, हल्का सा नजर आता है। इस तरह से खनिजों का अगर आप पारदर्शिता बोलो तो कुछ पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी और कुछ होते हैं अल्प पारदर्शी। नेक्स्ट देखिएगा, कुछ खनिज भारी, कुछ खनिज हल्के होते हैं। वेट की अगर हम बात करें तो कुछ खनिज भारी होते हैं, कुछ खनिज हल्के होते हैं। ये सारे खनिज पदार्थों के गुण हैं। वापस देखिएगा, विभिन्न रंग होते हैं, विभिन्न चमक होती है, विभिन्न विशेष आकार होता है, बहुत कठोर होते हैं, कुछ पारदर्शी, कुछ अपारदर्शी, कुछ अल्प पारदर्शी होते हैं, और कुछ खनिज भारी होते हैं और कुछ खनिज
हल्के होते हैं। अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि खनिज की परिभाषा बताते हुए उसके गुणों को लिखिए, तो इस तरह से आप इनके गुणों को लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, उत्पत्ति के आधार पर अगर आपसे ऐसा पूछें खनिज पदार्थों की उत्पत्ति के आधार पर खनिज कितने प्रकार के होते हैं, तो आप याद रखिएगा दो तरह के होते हैं, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक। हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राथमिक खनिजों की। देखिएगा प्राथमिक खनिज की परिभाषा देखिएगा, जब खनिज का निर्माण चट्टानों के बनते समय पिघले पदार्थ के ठंडा होकर जमने से होता है। जब खनिजों का निर्माण, जो चट्टानें होती हैं, आपने लावा देखा होगा, चट्टानें जब पिघलती हैं तो जब पिघल जाती है तब वो गर्म होती है, पिघला जो पदार्थ है वो धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। जब वो धीरे धीरे ठंडा होता है तो उस तरह की चट्टान को हम क्या बोलते हैं, उस तरह के खनिज को हम क्या बोलते हैं, प्राथमिक खनिज। तो देखिएगा जब खनिज का निर्माण चट्टानों के बनते समय पिघले पदार्थों के ठंडा होने से होता है, ठंडा होकर जमने से होता है, उसे क्या कहा जाता है, प्राथमिक खनिज कहा जाता है। और याद रखिएगा इन सभी प्राथमिक खनिजों को आवश्यक खनिज भी कहा जाता है, क्योंकि ये जब स्टार्ट होते हैं तो सबसे पहले जो खनिज बनते हैं वो प्राथमिक वाले ही बनते हैं, तो इनका दूसरा नाम क्या हो गया, आवश्यक खनिज। अब क्वेश्चन पूछे कि प्राथमिक खनिज का उदाहरण बताइए, तो उदाहरण देखिएगा क्वार्ट्ज, बायोटाइट, चूना पत्थर और माइका, ये चारों इसके उदाहरण है। आप याद रखिएगा अगर आपसे ऐसा कुछ प्रश्न पूछे कि प्राथमिक खनिज के कोई दो उदाहरण लिखिए, तो ये रहे आपके सामने, कोई से भी दो आप याद कर सकते हैं, क्वार्ट्ज, बायोटाइट, चूना पत्थर और माइका। ये हुई प्राथमिक खनिज की बात। आगे देखिएगा द्वितीय खनिज। प्राथमिक खनिज का निर्माण तो आपने देख लिया, चट्टानों के पिघलने के बाद जो पदार्थ था उसके जमने से हुआ। द्वितीय खनिज देखना, इन पदार्थों के जो मूल पदार्थ हैं, मूल पदार्थों के ऊपर जलवायु या रासायनिक कारकों की अभिक्रिया हुई। जो भी मूल पदार्थ था उसके ऊपर जलवायु की प्रभाव आया या कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई, तो उसमें जो परिवर्तन हुआ उसे हम बोलेंगे द्वितीय खनिज। तो देखिएगा मूल पदार्थों के ऊपर जलवायु या रासायनिक कारकों की अभिक्रिया होने से किसका निर्माण होता है, द्वितीय खनिजों का निर्माण होता है। और द्वितीय खनिज के उदाहरण पूछे आपसे, तो देखिएगा द्वितीय खनिज के बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं। अगर आप उदाहरणों की बात करें तो देखना पाइराइट, जिप्सम, एपेटाइट और इलाइट, ये चार नाम में से आप कोई से भी दो नाम, अगर प्रश्न पूछे कि दो उदाहरण दीजिए तो आप याद कर सकते हैं। अगर आपको सेकेंडरी मिनरल्स के ऊपर पूछे द्वितीय खनिज की परिभाषा, तो ये रही मूल पदार्थों के ऊपर जलवायु या रासायनिक पदार्थ परिवर्तन के कारण से जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या बोलेंगे, द्वितीय खनिज। और उनके एग्जाम्पल दे रखे हैं पाइराइट, जिप्सम, एपेटाइट और एलाइट। ये हमने प्राथमिक खनिज की बात कर ली, ये हमने सेकेंडरी खनिज की बात कर ली। आगे देखिएगा चट्टानों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जिसे हम बोलते हैं चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय को बोलते हैं वेदरिंग। वेदरिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का अपक्षय। अपक्षय का मतलब होता है टूटना। अब देखिएगा अपक्षय की परिभाषा देखना, वह क्रिया जिसके कारण मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसी क्रिया चट्टान में हुई जिससे मृदा का निर्माण हुआ, मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण हुआ, उसे कहा जाता है चट्टानों का अपक्षय, वेदरिंग ऑफ रॉक्स। ये जो चीज होती है वो तीन तरह से होती है। चट्टानों का अपक्षय जो है वो तीन तरह से होता है, भौतिक से भी होता है, रासायनिक से भी होता है और जैविक से भी होता है। भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। अगर आपसे पूछें कि चट्टानों के अपक्षय के कितने प्रकार होते हैं, तो तीन प्रकार होते हैं, वो नाम लिखे हुए हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और जैविक अपक्षय। ये है चट्टानों के अपक्षय की परिभाषा। वह क्रिया जिसके कारण मृदा के पैतृक पदार्थों का निर्माण होता है उसे चट्टानों का अपक्षय कहा जाता है। ये भौतिक भी होता है, रासायनिक भी होता है और जैविक भी होता है। देखिएगा सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक अपक्षय। भौतिक मतलब फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग का मतलब समझिएगा आप, विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। विभिन्न भौतिक शक्तियों के द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना क्या कहलाता है, भौतिक अपक्षय कहलाता है। अब आपने यहाँ पे बात करी है विभिन्न भौतिक शक्तियां, ये शक्तियां कौन कौन सी हैं, तो वो शक्तियां देखिएगा, वो शक्तियां हैं तापक्रम, जल, बर्फ, हिमजल
और हवा। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ रहे हैं, छोटा क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन के अंदर की भौतिक अपक्षय को समझाते हुए उसके कारक लिखिए, तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन आंसर। विभिन्न भौतिक शक्तियों द्वारा चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना भौतिक अपक्षय कहलाता है। और इसके कारक कौन कौन से हैं? इसके कारक हैं तापक्रम, जल, बर्फ, हिमजल और हवा। इस तरह से आपको इसके कारकों का नाम पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं हम भौतिक अपक्षय के बाद में सेकंड पॉइंट आता है रासायनिक अपक्षय। तो रासायनिक अपक्षय का देखिएगा आप, मूल रूप में किसी, चूंकि नाम ही रासायनिक है, तो किसी रासायनिक परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है। अगर आपसे रासायनिक अपक्षय पूछे तो आपको क्या बताना है? आपको यह बात करनी है कि जो भी टूट फूट हो रही है वो किस कारण से हो रही है? रासायनिक के कारण से हो रही। तो देखिएगा, मूल रूप में किसी रासायनिक परिवर्तन के कारण इनका निर्माण होता है, जिसे क्या कहा जाता है? रासायनिक अपक्षय। अब देखिए इसके कारक कौन कौन से होते हैं? रासायनिक अपक्षय के 3, 4, 5 मुख्य कारण है, वो देखिएगा। जल अपघटन, जल योजन, ये शब्द तो आपको ध्यान होंगे। जल अपघटन और जल योजन में डिफरेंस क्या है मित्रों? आपको ध्यान है, जल अपघटन में जल के अणु का टूटना होता है, जल योजन में जल का अणु जुड़ जाता है। तो ये 2 पॉइंट हो गए आपके सामने, जल अपघटन, दूसरा है जल योजन। तीसरा देखना विलयन, जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के प्रभाव से होता है, उससे बोलते हैं विलयन। नेक्स्ट देखना ऑक्सीकरण और अपचयन, ये आप जानते हैं, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन कहलाता है। तो ये 2 शब्द है, ऑक्सीकरण का जुड़ना तो कहलाता है ऑक्सीकरण। अगर आप इसको ऑक्सीजन के रेफरेंस से बोलना चाहो तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। और लास्ट वर्ड दे रखा है कार्बोनीकरण, कार्बन का जुड़ना, इसे हम बोलेंगे कार्बोनीकरण। तो अगर आपसे पूछे कि रासायनिक अपक्षय के कारक बताइए, तो ये रहे आपके सामने, जल अपघटन, जल योजन, विलयन, ऑक्सीकरण, अपचयन और कार्बोनीकरण। क्वेश्चन सेम बनता है, रासायनिक अपक्षय किसे कहते हैं, इसके कारक बताइए। तो ये रही पूरी स्लाइड आपके सामने रासायनिक अपक्षय और उसके कारणों की। नेक्स्ट देखिएगा, मृदा निर्माण। जब हम चट्टानों की बात कर रहे हैं तो चट्टानों के टूट फूट से मृदा का निर्माण होता है। तो अगर आपसे मृदा निर्माण की परिभाषा पूछी जाए कि मृदा निर्माण किसे कहा जाता है, तो देखिएगा परिभाषा, चट्टानों का, जो रॉक्स हैं चट्टाने, चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों द्वारा, जो तीनों तरह की शक्तियों की जब हम बात करते हैं, चाहे वो भौतिक हो, चाहे रासायनिक हो, चाहे जैविक हो, इन तीनों शक्तियों के द्वारा चट्टानों का मृदा रूप में बदलना मृदा निर्माण कहलाता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, आपको याद क्या रखना है, आप ये जानते हैं कि मृदा का निर्माण हमेशा चट्टानों से होता है। तो मृदा का निर्माण चट्टानों की टूट फूट से हुआ। अब वो टूट फूट होगी कैसे? तो टूट फूट के 3 रीजन लिखे हुए हैं, भौतिक से हो सकता है, रासायनिक से हो सकता है और जैविक से हो सकता है। तो हम इन तीनों को साथ में मिला के उसकी परिभाषा बना रहे हैं। बस वो देखिएगा, चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना मृदा का निर्माण कहलाता है। ये बात समझ में आ गई आपको? चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना, इसे क्या कहा जाएगा? मृदा निर्माण, सोयल फॉर्मिंग प्रोसेस कहा जाएगा। अब देखिए, मृदा निर्माण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो मृदा निर्माण की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था को बोलते हैं मूल चट्टान से कच्चे पदार्थ का निर्माण। जो मेन चट्टान है, उस चट्टान में जो भी भौतिक, रासायनिक, जैविक टूट फूट हुई, उसके कारण से कच्चे पदार्थ का निर्माण हुआ। ठीक है, मूल चट्टान से कच्चे पदार्थ का निर्माण, ये तो हुआ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था? ये जो कच्चे पदार्थ थे, उस कच्चे पदार्थ का धीरे धीरे कुछ समय के बाद में किसमें बदलना? मृदा में बदलना। हम तो यही तो बात कर रहे हैं कि मृदा निर्माण कैसे होता है। तो आपके सामने लिखा हुआ है, मृदा निर्माण की 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था, मूल चट्टान, जो मेन चट्टान है आपकी, बेसिक चट्टान है, बेसिक रॉक्स हैं, उस मूल चट्टान से कच्चे पदार्थ का निर्माण होता है। और धीरे धीरे उस कच्चे पदार्थ से टाइम के साथ साथ किसका निर्माण हो जाता है? मृदा का निर्माण हो जाता है। तो मृदा निर्माण की परिभाषा क्या हुई? चट्टानों का भौतिक, रासायनिक और जैविक शक्तियों द्वारा मृदा रूप में बदलना मृदा निर्माण कहलाता है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहला,
मूल चट्टान से कच्चे पदार्थ का निर्माण और दूसरा कच्चे पदार्थ का मृदा में बदलना। नेक्स्ट देखिएगा, मृदा निर्माण की व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती है, किन किन प्रक्रियाओं से मृदा का निर्माण होता है। तो देखिएगा आप मृदा निर्माण का देख लेना। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो 3 तरह की होती है। फर्स्ट देखना निक्षालन क्या होता है, मैं बताता हूं आपको, निक्षेपण, और तीसरा इंपोर्टेंट नाम लिखा हुआ है पेडोटर्बेशन। इन तीनों शब्दों को देखिएगा आप, इन तीनों शब्दों पे प्रश्न बनते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है, मृदा निर्माणकारी व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। तो 3 लिखी हुई है आपके सामने, निक्षालन, निक्षेपण और तीसरी है पेडोटर्बेशन। वन बाय वन इनकी बात करते हैं, निक्षालन, निक्षेपण और पेडोटर्बेशन। देखिएगा निक्षालन, मृदा निर्माण की जो अवस्थाएं आपको 3 बताई थी उसमें से सबसे पहले बात करते हैं हम निक्षालन की। निक्षालन का देखिएगा, ऊपरी सतह के अवयवों का जो उस पूरे सतह पे ऊपर उपस्थित हैं, ऊपरी सतह के अवयवों का निचली सतह में आना, जो ऊपर की सतह में प्रेजेंट है उनका निचली सतह में आना, इस प्रक्रिया को हम बोलेंगे निक्षालन। ये बहुत सिंपल सी परिभाषा है, कोई ऊपर है, ऊपर से वो नीचे जा रहा है, इसे कहा जाएगा निक्षालन। देखिएगा ऊपरी सतह के अवयवों का निचली सतह में आने को, इस प्रक्रिया को कहा जाता है निक्षालन। अब देखिए निक्षालन का अर्थ जो एग्जैक्ट होता है वो ऐसे बोल सकते हो, धुलाई होने से। किसी चीज को धोया जाता है तो धुलाई होने से हम बोलेंगे, धुलाई होने से का मतलब है निक्षालन। ऊपरी सतह के अवयवों का निचली सतह में आने की क्रिया को क्या कहा जाता है, निक्षालन, और इसे हम बोलेंगे धुलाई होने से, मतलब ऊपर से नीचे जाना। अब देखिएगा दूसरा वर्ड है निक्षेपण। कोई चीज जब ऊपर से आ रही है तो वो नीचे इकट्ठी होगी, उसी को लेकर इसकी परिभाषा बनी हुई है। देखिएगा अवयवों का निचले स्तर में जमा होना। कोई चीज अगर ऊपर से उतरी है तो वो नीचे इकट्ठी तो होगी, वो कहां जाएगी, ऊपर से नीचे ही आएगी। तो ऊपर से आना तो कहलाया निक्षालन, नीचे आकर जमा होना कहलाता है डिपोजिशन, जिसे बोलते हैं निक्षेपण। तो इन दोनों का डिफरेंस याद रखिएगा। ऊपरी सतह के अवयवों का नीचे जाना यहां तक, उसे कहा जाएगा निक्षालन। ऊपरी सतह के अवयवों का नीचे जाकर जमा हो जाना, उसे कहा जाएगा निक्षेपण। तो जैसे आपने इसको बोला धुलाई होने से है, वैसे ही हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इसका अर्थ है धुला हुआ। कोई चीज ऊपर धुलाई होने के बाद में नीचे आई है तो धुलाई हुई है, उसे कहा जाएगा निक्षालन। कोई चीज धुलकर नीचे आई है उसे कहा जाएगा धुला हुआ निक्षेपण। निक्षालन और निक्षेपण याद रखिएगा। ऊपरी सतह के अवयवों का निचली सतह में आना, इसे कहा जाता है निक्षालन, और अवयवों का नीचे आकर जमा हो जाना, इसे कहा जाएगा निक्षेपण। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। इसका अर्थ होता है धुलाई होने से, निक्षेपण का अर्थ होता है धुला हुआ से। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरा जो इंपोर्टेंट शब्द बताया था आपको निक्षालन निक्षेपण के बाद तीसरी जो अवस्था थी वो थी पेडोटर्बेशन। इसके ऊपर प्रश्न बनता है कि इसे क्या कहा जाता है, क्या इसकी परिभाषा है। तो देखिएगा मृदा के विभिन्न स्तरों का आपस में मिश्रित होना। आपको अगर ओरिजिन की बात बताई गई थी फर्स्ट पार्ट के अंदर, OABCR या और भी आप कोई बात मानो, तो मृदा के विभिन्न स्तरों का आपस में अच्छी तरह से मिश्रित होना, या हम इसको बोल सकते हैं मृदा का मिश्रित होना, क्या कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पेडोटर्बेशन। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट अवस्थाएं हैं, मृदा निर्माण की अवस्थाएं हैं, निक्षालन, निक्षेपण और तीसरी है पेडोटर्बेशन। मृदा के विभिन्न संस्तरों का आपस में मिक्स होना, इसे क्या कहा जाता है, पेडोटर्बेशन। नेक्स्ट देखिएगा, जब हमने मृदा निर्माण की इतनी अवस्थाओं की बात करी तो उसको उन सब अवस्थाओं को कोई ना कोई प्रभावित तो करता होगा। उसी के आधार पर नेक्स्ट स्लाइड बनी हुई है, मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किन किन कारकों से मृदा का निर्माण प्रभावित होता है, इन सब कारकों को एक साथ कंबाइन करके एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम है जेनी, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था। वो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ ये रहा, S = FCl-BrPoT। देखिएगा उन्होंने क्या बोला कि जो जो कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं उनको एक साथ कंबाइन करके उन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया। उस फॉर्मूले में क्या लिखा था उन्होंने, एस तो आप जानते हैं मृदा को प्रभावित करने वाले कारक, एफ का मतलब होता है कार्य,
कौन कौन कार्य करते हैं इसको प्रभावित करने में, नाम देखिएगा। सीएल का मतलब होता है क्लाइमेट, जलवायु। सीएल को कहा जाता है क्लाइमेट, जिसका मतलब होता है जलवायु। बी का मतलब होता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब होता है अपने आसपास का जीवमंडल। तीसरा दे रखा है आर का मतलब होता है टोपोग्राफी। याद रखिएगा, स्थलाकृति टोपोग्राफी। पी का मतलब होता है पेरेंटल मटेरियल, पैतृक पदार्थ, पेरेंटल। और टी का मतलब तो आप जानते ही हैं, टाइम। तो ये याद रखिएगा, जेनी नामक वैज्ञानिक ने उन सारे कारकों को जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं एक साथ एक फॉर्मूले में लिखा, और उन्होंने इसको इस तरह से लिखा, S इक्वल टू F CL-BR-P-T। जलवायु, जीवमंडल, स्थलाकृति, पैतृक पदार्थ और समय, ये 5 कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर को, जो मृदा विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है, उसको 2 भाग में विभाजित किया। पहला भाग का वीडियो मैं पहले ही डाल चुका हूं। आज हमने बात करी है जो बाकी जो फैक्टर थे उस तरह से। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसके अंदर आपको सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कवर किया गया है, जो मृदा रसायन के आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स का पहला चैप्टर है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा, जिससे फ्यूचर के जो वीडियोस आने वाले हैं उसका लिंक आपको मिलते रहे। जुड़े रहिए एबीसी एग्रो क्लासेस परिवार के साथ। धन्यवाद।